हेलो फ्रेंड, कैसे हो। मैं इंजीनियर रईस खान फ्यूचर टेक आई चैनल पर फिर से आपका वेलकम है। लेके आए एक नया और वीडियो साइंटिफिक और स्टेट से संबंधित। तो गाइस चलते हैं और देखते हैं इस वीडियो को। ऑरस्टेड जो था उसका पूरा नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड। यह एक भौतिकी, रासायनिकी और सौंदर्य शास्त्र से संबंधित फील्ड रखते थे, अर्थात इस क्षेत्र में ये कार्य करते थे। फिजिक्स में, केमिस्ट्री और एस्थेटिक्स जो फील्ड है उसमें यह अपना कार्य करते थे। इनका जन्म जो हुआ था 14 अगस्त 1777 डेनमार्क रूडकोविंग शहर में हुआ था। छोटा सा शहर था। मृत्यु जो हुई थी इसकी 9 मार्च 1851 डेनमार्क कोपेनहेगन में हुई थी। इनके पिता सोरेन क्रिश्चियन ऑरस्टेड एक फार्मिस्ट थे और उनकी माँ करेन हरमनसेन थी। तो इनके पिता जो थे फार्मासिस्ट थे। कहने का मतलब है केमिस्ट्री से रिलेटेड या रासायनिक पदार्थ या बोल सकते हैं अपन मेडिकल क्षेत्र से रिलेटेड थे। और ऑरस्टेड और एंडर्स दो भाई थे, जिसमें एंडर्स इनका छोटा भाई था और आगे जाके इनका छोटा भाई जो था डेनमार्क के प्रधानमंत्री भी बने थे। ऑरस्टेड ने 12 साल की एज में अपने पिता के साथ फार्मेसी कंपनी में कार्य करने लगे और केमिस्ट्री में उन्होंने इंटरेस्ट लेने लगे। केवल 22 साल की एज में उन्होंने 1799 में पीएचडी के साथ स्नातक कर लिया। ग्रेजुएशन वगैरह करके रेडी हो गए ये। और 1799 में आल्साद्रे वोल्टा ने एक बैटरी का आविष्कार किया था। तो विज्ञान क्षेत्र में एक नई इवोल्यूशन आ गई, क्रांति आ गई। ऑरस्टेड ने 1801 में एक साइंटिफिक पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने एक नई बैटरी का आविष्कार किया और कहा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जल के डिवाइड होने पर गैस उत्पादन की दर को मेजर एक इलेक्ट्रिक करंट की मात्रा पता की जा सकती है। अब इलेक्ट्रिक करंट की मात्रा जो हमने हाईलाइट कर रखा है, लिखा है आद्रे मेरी एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की मात्रा का मेजर जो करने का कार्य किया था वो आद्रे मेरी एम्पियर ने किया। तो इसी कारण आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो है एम्पियर में मापी जाती है और किसके माध्यम से मापी जाती है, एम्पियर मीटर। तो ये साइंटिस्ट जो थे आद्रे मेरी एम्पियर जो थे, इसको यहाँ दिखाया गया है और इनको आगे चल के अपन इस आद्रे मेरी एम्पियर जो साइंटिस्ट है उसके बारे में एक वीडियो भी बनाने वाले हैं। 1801 से 1803 तक इन्होंने अपने देश की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जर्मनी व फ्रांस में बिताए। ये अपने देश की शिक्षा को आगे डेवलप करने के लिए जर्मनी फ्रांस चले गए और जर्मनी शहर में ऑरस्टेड की मित्रता विल्हेम रिटर से हुई, जो एक साइंटिस्ट थे, जो एक फिजिक्स साइंटिस्ट थे। कहने का मतलब यह व्यक्ति जो थे आपके ऑरस्टेड केमिस्ट्री में अपना बहुत अच्छा योगदान दिया, लेकिन जब इनसे मिले तो इन्होंने फिजिक्स में भी इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया। विल्हेम रिटर के संपर्क में रहकर इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी में इंटरेस्ट दिखाने लग गए और इन्होंने मैग्नेट व इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क के कॉन्टैक्ट में एक मतलब मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है उससे संबंधित जानकारी हासिल करने लगे। जब वे फ्रांस व जर्मन से अपने देश लौटे तो वहाँ की सरकार ने उन्हें 29 साल की एज में 1806 में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में फिजिक्स प्रोफेसर बना दिया गया। उन्होंने यूनिवर्सिटी में फिजिक्स केमिस्ट्री की लेबोरेटरी तैयार कराई और ऑरस्टेड ने फिजिक्स लेबोरेटरी में प्रयोग किए तो पता लगाया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटाइज्म आपस में जुड़े हुए, इनमें संबंध है। तो उन्होंने 21 अप्रैल 1820 को, जब वे 42 साल के थे, तब उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटाइज्म में रिलेशन है। कहने का मतलब 21 अप्रैल 1820 को उन्होंने यह प्रूव कर दिया कि जो विद्युत है और चुंबक है तो उनमें कोई संबंध है। तो अब चलते हैं इनके इन्वेंशंस। जो इन्वेंशंस इन्होंने किए वो हैं, पहला इन्वेंशन है इनका विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज्म, और इसी के कारण ये विख्यात हुए, फेमस हुए। और उसके बाद पिपेरिन 1819 में किया और एल्युमिनियम अलगाव जो था 1825 में। विद्युत चुंबक देखें, जब ऑरस्टेड ने विद्युत चुंबकत्व के बिटवीन मतलब मध्य रिलेशन को बताया, तब कहा कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है। कहने का मतलब है अगर किसी चालक में धारा बहे तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। एक्सपेरिमेंट देखें, मैंने एक बैटरी दिखाया है और उस बैटरी की सीरीज में एक की जुड़ी हुई है, स्विच जुड़ा हुआ है और देख पा रहे हो आप साउथ से करंट आ रही है और नॉर्थ की तरफ जा रही है। मैंने इस एक्सपेरिमेंट में दिखाया कि आपका
इस कंडक्टर के पास में कंपास सुई वेस्ट की ओर विक्षेपित हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है, वो रखी हुई है। देखें, जब इलेक्ट्रिक करंट को साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो कराया जाता है, जब करंट की अभी आपको डायग्राम बताया मैंने, सर्किट बताया, उसमें दिखा रखा है, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो कराया जाता है और रखे कंपास में नीडल वेस्ट डायरेक्शन डिफ्लेक्ट होती है। कहने का मतलब कंपास जो सुई होती है वह पश्चिम दिशा में क्या होती है, विक्षेप होती है, घूर्णन करती है, डिफ्लेक्ट करती है, मूवमेंट करती है स्नो नियम द्वारा। यदि कंडक्टर में करंट डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ कर दी जाए तो कंपास की निडल डायरेक्शन, कंपास की जो सुई है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जब की द्वारा सर्किट ओपन होता है तो कंपास निडल विक्षेप नहीं होती है। इसका मतलब इस सर्किट द्वारा यह पता लगा लिया कि किसी भी चालक में अगर कंडक्टर में करंट बहती है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो कुछ समय बाद ओरस्टेड ने यह बताया कि कंडक्टर के चारों ओर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड, गोलाकार चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। कहने का मतलब है कि उस कंडक्टर में से जब करंट बहेगी तो उसके चारों ओर एक गोली आकृति में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। ये स्पष्ट कर लिया था उसने और कहा कि कंडक्टर के अंदर करंट बहती है। अब MCQ क्वेश्चन मैंने 2-3 क्वेश्चन बनाए हैं, थोड़ा देखेंगे आप लोग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक खोज के लिए 1820 में वैज्ञानिक ओरस्टेड को कौन सा पुरस्कार मिला जो एलेसैंड्रो वोल्टा, बेंजामिन फ्रैंकलिन को मिला था? तो रेमन मैग्नेसे, कोपेल मेडल, अर्जुन मेडल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेडल। तो आप सभी कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड CGS यूनिट है? एम्पियर पर मीटर, ओरस्टेड, हेनरी पर मीटर, वेबर पर मीटर इनवर्स 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ओरस्टेड के बराबर इसमें से कौन सी वैल्यू होती है? 80 हेनरी एम्पियर पर मीटर, 79.2 एम्पियर पर मीटर, 79.58 एम्पियर पर मीटर और 1.527 एम्पियर पर मीटर। अब आपने देखा कि इन इन्वेंशंस में किस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो गाइज, आपको इस तरीके से क्वेश्चन का भी एक परफॉर्मा बना के हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब सभी इन्वेंशंस जो होंगे उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे, तब एक PDF बनाएंगे और उनको आपको एक वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। जो भी स्टूडेंट इन वीडियो को देख रहे हो उनसे मेरा सभी से यही कहना है कि वीडियो को अच्छी तरीके देखें। कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, बताएं और इन फ्यूचर में उसमें सुधार हो सके। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसे आगे तक भेजें। और मेरा मकसद इस YouTube वीडियो पर यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे पाऊँ, जिससे आपका लाइफ आगे की ओर ग्रो कर पाए, आप अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लियर कर पाए। अभी मैंने एक और दिमाग में थॉट आया कि ये सभी इन्वेंशंस मैं आपको पढ़ाने के बाद एक MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट भी बनाऊंगा, जिसको मैं अपलोड भी करूंगा, समझाऊंगा भी, बताऊंगा भी कि इनमें से जो मैंने अभी यहाँ तक आपको बता रहा हूँ, इनमें से किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि यह इन्वेंशंस बेकार हैं या इस तरीके से आप इनको इग्नोर करके चल रहे हो, तो ये बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। जिस चीज़ का आधार अगर आपको नहीं पता तो इन फ्यूचर में आप उस पर काम कैसे कर पाओगे। अगर काम को मजबूत बनाना है तो उसका बेस जानना बहुत ज़रूरी है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो और आई होप, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सो गाइज, थैंक